अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपकी मिक्सचर एनालिसिस की लैब में जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है आपकी, उसके अंदर अब आप अपने मिक्सचर को प्रिलिमिनरी टेस्ट करने के बाद सिस्टमेटिकली एनालाइज करेंगे। तो सिस्टमेटिकली एनालाइज करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि उसके अंदर एसिडिक रेडिकल्स कौन कौन से हैं और बेसिक रेडिकल्स कौन कौन से हैं बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट केमिकल्स टेस्ट। सबसे पहले हम एसिडिक रेडिकल की अगर बात करें तो एसिडिक रेडिकल, जिसे आप नेगेटिव रेडिकल्स भी कहते हैं, वो क्लासिफाई किए गए हैं 3 ग्रुप्स में। ठीक है, 3 ग्रुप्स उनके कौन कौन से हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 यहाँ पे मेंशन है। उसके अंदर कौन कौन से एसिडिक रेडिकल्स आते हैं वो भी मेंशन है और उनके ग्रुप रिएजेंट भी यहाँ पे मेंशन है। एसिडिक रेडिकल्स को 3 ग्रुप में क्यों क्लासिफाई किया गया है? क्योंकि ये जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के एसिडिक रेडिकल्स हैं, ये इन ग्रुप रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाते हैं गैसेस के अंदर। ठीक है, तो इनको आसानी से इन द फॉर्म ऑफ गैसेस डिटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रुप 3 की, तो ग्रुप 3 के अंदर जो आपके रेडिकल्स मौजूद हैं वो किसी एसिड के साथ मिलकर गैसेस में कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि उनको आपने प्रेसिपिटेट आउट करवाना पड़ता है, यानी कि वो सॉलिड प्रेसिपिटेट्स में कन्वर्ट होते हैं। इस वजह से आप यहाँ पे एक ग्रुप रिएजेंट ऐसा डालते हैं जो कि प्रेसिपिटेटिंग एजेंट होता है इनका। तो इस तरह से, क्योंकि इनकी डिटर्मिनेशन का मेथड डिफरेंट है, इस वजह से आप इसको 3 डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अच्छा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में भी जो ग्रुप 1 के रेडिकल्स हैं उनके लिए डाइल्यूट एसिड की ज़रूरत होती है और ग्रुप 2 के रेडिकल्स के लिए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की ज़रूरत होती है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि जो 3 ग्रुप्स हैं एसिड रेडिकल्स के, उनका क्या प्रोसीजर है, उनको किस तरह से सिस्टमेटिकली एनालाइज किया जाता है। ओके, एसिडिक रेडिकल्स के ग्रुप 1 के अंदर जो रेडिकल्स शामिल हैं उसमें कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, एसीटेट, सल्फाइड, थायोसल्फेट, सल्फाइड और नाइट्राइट शामिल हैं। ठीक है, इनका ग्रुप टेस्ट किस तरह से किया जाता है? इन सब के लिए एक कॉमन ग्रुप टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, जिसके अंदर आप एक वॉश और ड्राई टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसके अंदर डायरेक्टली मिक्सचर लेंगे। ठीक है, जो मिक्सचर आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसके 1 या 2 स्पैचुला आप डायरेक्टली टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसके अंदर HCl डाइल्यूट ऐड करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा HCl डाइल्यूट ऐड करते हैं और उसके बाद ये जो हर रेडिकल की डिफरेंट ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है वो नोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको ये रिएक्शन कोल्ड में ऑब्जर्व करना है और अगर कोल्ड में नहीं होता तो फिर आप इसको स्लाइटली हीट करेंगे। कोल्ड का मतलब रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे अगर आपको कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिल रही तो फिर आप स्लाइटली हीट करके ऑब्जर्वेशन नोट करते हैं। सही, क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं ये डिपेंड करता है कि कौन सा रेडिकल मौजूद होगा। जैसे अगर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट में से कोई मौजूद है तो जब आप मिक्सचर पे HCl डालेंगे, डाइल्यूट HCl डालेंगे, तो एवोल्यूशन ऑफ कलरलेस गैस विद ब्रिस्क एफरवेसेंस ये होना चाहिए। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ कलरलेस गैस का मतलब जो गैस निकल रही होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही होगी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की वजह से। वो क्योंकि आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्क एफरवेसेंस रिलीज होगी। तो वो ब्रिस्क एफरवेसेंस आपको आसानी से नज़र आ जाते हैं। ठीक है, ये इमीडिएटली निकलते हैं, तो जैसे ही आप HCl डालें फ़ौरन इसको नोट कीजिएगा, अदरवाइज ये थोड़ी देर में गायब हो जाते हैं। सही, तो अगर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट मौजूद होगा तो ऑब्जर्वेशन आपके पास इस तरह की आएगी कि बबलिंग होगी आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर। उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हो सकती है और फिर आप उसके जो है वो CT परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि उसी टेस्ट ट्यूब में जब आपने मिक्सचर और HCl डाला तो हो सकता है ब्रिस्क एफरवेसेंस ना निकले बल्कि ओडर ऑफ विनेगर आए, यानी कि जैसे सिरके जैसी स्मेल है वो आना शुरू हो जाए। तो उससे आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एसीटेट मौजूद हो सकता है और फिर आप एसीटेट की CT कर लेते हैं। इसके बाद अगर ये भी दोनों ऑब्जर्वेशन नहीं हो रही तो ये हो सकता है कि कलरलेस गैस विद स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। बर्निंग सल्फर का मतलब थोड़ी सी जलने की स्मेल, थोड़ी सी चुभती हुई स्मेल, बुरी स्मेल जिसे कहते हैं। ठीक है, वो सल्फर की स्मेल आ रही हो तो वो सल्फाइड की प्रेजेंस को प्रेडिक्ट करती है। या फिर ये हो सकता है कि कलरलेस गैस विद येलो डेपोजिशन ऑफ सल्फर। अगर कुछ प्रेसिपिटेट उसके अंदर बन गए हैं येलो कलर के, जो कि बॉटम में आपको स्लाइट येलो से नज़र आ रहे होते हैं, तो वो ये बताता है कि थायोसल्फेट मौजूद हो सकता है। ठीक है, फिर आप उसकी CT की तरफ जाते हैं। या फिर स्मेल ऑफ रॉटन एग, जैसे रॉटन एग की स्मेल होती है
वो अगर इस तरह की कोई स्मेल आ रही है तो इसका मतलब जो सल्फाइड है वो मौजूद हो सकता है। फिर आप सल्फाइड की सीढ़ी की तरफ जाते हैं, या फिर हो सकता है जो गैस है वो रेडिश ब्राउन गैस निकल रही हो विथ पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल का मतलब थोड़ी सी चुभती हुई स्मेल, शार्प स्मेल निकल रही हो, वो नाइट्राइट की प्रेजेंस को शो करेगा। ठीक है, हो सकता है इसमें से कोई एक ऑब्जर्वेशन हो या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो आपको ये सारी ऑब्जर्वेशन बहुत कीनली ऑब्जर्व करनी है, बहुत एहतियात से इसको ऑब्जर्व करना है। फिर जिस रेडिकल की भी ऑब्जर्वेशन आपको मिलती है उसकी आप कंफर्मेशन टेस्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जब आप एसिडिक रेडिकल करते हैं तो ग्रुप 1 के अंदर जो एसीटेट है उसकी जो कंफर्मेशन टेस्ट है वो लाजमी करना होता है, चाहे आपको ग्रुप टेस्ट में ऑर्डर ऑफ विनेगर आ रही हो या नहीं आ रही हो, आपको एसीटेट की जो कंफर्मेशन टेस्ट है वो लाजमी करना होता है। ठीक है, ये मैंडेटरी है। जैसे कि इन पिक्चर्स में आपको नज़र आ रहा है, एफर्वेसेंस कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ इस तरह से नज़र आएंगे। अगर आपके मिक्सचर में कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट मौजूद है और आप उसमें ग्रुप टेस्ट कर रहे हैं ग्रुप 1 का, इसमें डाइल्यूट एसिड डाल रहे हैं, तो जो एफर्वेसेंस निकलेंगी वो इस तरह से नज़र आएंगी और ये थोड़ी ही देर के लिए नज़र आती हैं, तो आप उसको इमीडिएटली ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर थायोसल्फेट होगा तो उससे जो आपके टेस्ट ट्यूब है उसके बॉटम में येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे, या ये भी हो सकता है कि आपकी जो टेस्ट ट्यूब है वो टर्बिड हो जाए। ठीक है, तो टर्बिडिटी या बॉटम में प्रेसिपिटेट बनना वो थायोसल्फेट की प्रेजेंस को शो करता है। इसके अलावा अगर नाइट्राइट आयन है तो जो ब्राउन गैस निकलती है वो जिस तरह से नज़र आती है, ये वॉल पे भी आ सकती है, अगर बाहर नहीं भी निकल रही तो वॉल पे ब्राउन कलर आ जाएगा, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें से ब्राउन गैस इवॉल्व हो रही है। ओके, आपको जो मिक्सचर दिए जाते हैं उसके अंदर एसिड रेडिकल्स के तीनों ग्रुप्स में से कुछ ऐसे रेडिकल्स हैं जो आप परफॉर्म नहीं करते, इस वजह से क्योंकि उनके या तो रिएजेंट्स की अनअवेलेबिलिटी होती है या फिर उनके रिएजेंट्स टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, या उनसे बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो टॉक्सिक होते हैं, इसलिए आपको वो रेडिकल्स नहीं करवाए जाते। ठीक है, तो आपको ग्रुप टेस्ट तो सबके बताए जा रहे हैं क्योंकि ग्रुप टेस्ट आपको सारे रेडिकल्स के पता होने चाहिए, ग्रुप टेस्ट की ऑब्जर्वेशन पता होनी चाहिए, लेकिन जो कंफर्मेशन टेस्ट हैं वो आपके साथ वो वाले रेडिकल्स की डिस्कस किए जाएंगे जो आपकी इस लैब में शामिल हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रुप 1 के अंदर इन सारे रेडिकल्स में से आप कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, एसीटेट और थायोसल्फेट ये आपको दिए जाते हैं। बाकी जो सल्फाइड और नाइट्राइट है ये आपको नहीं दिया जाता। ठीक है, इनके डिफरेंट टॉक्सिक प्रोडक्ट की वजह से और इनके केमिकल की अनअवेलेबिलिटी की वजह से। सही, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं इनकी, जो ग्रुप की ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या क्या होती हैं। अच्छा, इसके बाद जो हम कंफर्मेशन टेस्ट करेंगे, एक एक करके सारे रेडिकल्स के कंफर्मेशन टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कंफर्मेशन टेस्ट की, तो अगर आपके पास ग्रुप टेस्ट में ब्रिस्क एफर्वेसेंस आ गए तो आप कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का कंफर्मेशन टेस्ट किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको इसके लिए ओरिजिनल सोल्यूशन बनाना पड़ेगा अपने मिक्सचर का। ओरिजिनल सोल्यूशन क्या होता है कि आपको अपने मिक्सचर को सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो आपका मिक्सचर वाटर सॉल्युबल होगा या वाटर इनसॉल्युबल होगा। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की सीटी के लिए अगर आपका मिक्सचर वाटर सॉल्युबल है तो किस तरीके से आप इसको बनाएंगे, मिक्सचर लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसके अंदर थोड़ा सा वाटर डाल के उसको इतना शेक करेंगे कि पूरा आपका मिक्सचर डिज़ोल्व हो जाए, कोई भी अनडिज़ोल्व पार्टिकल उसमें मौजूद ना हो, वो क्लियर सोल्यूशन बन जाए। ठीक है, वो एक्वस सोल्यूशन जो बनेगा वो ओरिजिनल सोल्यूशन कहलाएगा। और अगर आपका पूरा मिक्सचर वाटर सॉल्युबल हो गया है, इसका मतलब जो कार्बोनेट हैं वो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स तो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स होंगे तो आपका पूरा मिक्सचर सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब कार्बोनेट भी दो तरह के हैं, इनसॉल्युबल कार्बोनेट और सॉल्युबल कार्बोनेट। वाटर सॉल्युबल मिक्सचर के अंदर इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स एब्सेंट होंगे। सही, ओरिजिनल सोल्यूशन आपने बना लिया, मिक्सचर प्लस वाटर, उसको अच्छे से शेक कर लिया। जब वो क्लियर सोल्यूशन बन गया, अब उसके अंदर आप मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन डालते हैं और मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन डालने के बाद या तो फ़ौरन ही वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, कोल्ड का मतलब रूम टेम्परेचर पे वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे,
या फिर ऐसा हो सकता है कि वाइट प्रेसिपिटेट रूम टेम्परेचर पे ना बने, तो आप उसको स्लाइटली हीट करेंगे। स्लाइटली हीट करने पे अगर वाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो फिर आप ये स्कीम फॉलो करेंगे। सही, पहले बात कर लेते हैं इसकी कि आपने मैग्नीशियम सल्फेट डाला और फ़ौरन ही वाइट प्रेसिपिटेट बन गए। उन वाइट प्रेसिपिटेट को अब आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने से रेजिड्यू अलग हो जाएगा और फिल्ट्रेट अलग हो जाता है। ठीक है, रेजिड्यू आप इसको कहते हैं जो प्रेसिपिटेट सॉलिड पार्ट होता है, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो बॉटम पे सॉलिड पार्ट आता है वो रेजिड्यू कहलाता है, और जो ऊपर क्लियर सॉल्यूशन जो लिक्विड पार्ट होता है वो फिल्ट्रेट कहलाएगा। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूज मशीन से निकालने के बाद आप देखेंगे कि आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सॉलिड पोर्शन है वो बॉटम पे सेट हो गया है और जो क्लियर पोर्शन है लिक्विड का वो ऊपर आ गया है। तो आप रेजिड्यू को तो उसी टेस्ट ट्यूब में रहने देंगे, फिल्ट्रेट को दूसरी टेस्ट ट्यूब में निकाल लेंगे। ठीक है, उस फिल्ट्रेट को जो आपने दूसरी टेस्ट ट्यूब में निकाला है उसके अंदर HCl डाल के देखें, अगर तो वो आपको दोबारा ब्रिस्क एफर्वेसेंस देता है तो इसका मतलब बाइकार्बोनेट कंफर्म हो गया है, यहाँ पे आपके मिक्सचर में बाइकार्बोनेट मौजूद है। दूसरी तरफ जो रेजिड्यू आपके पास थे टेस्ट ट्यूब में उसमें HCl डाल के देखें डाइल्यूट, और देखें अगर वो ब्रिस्क एफर्वेसेंस इवॉल्व हो रहे हैं तो यहाँ पे सॉल्युबल कार्बोनेट कंफर्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर आपके पास ये वाइट प्रेसिपिटेट रूम टेम्परेचर पे नहीं बने थे, स्लाइटली हीट करके बने थे, तो उन वाइट प्रेसिपिटेट को दोबारा आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो उसका रेजिड्यू है उस रेजिड्यू में HCl डाल के देखें, अगर ब्रिस्क एफर्वेसेंस आ रहे हैं तो यहाँ से भी बाइकार्बोनेट कंफर्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये पिक्चर के ज़रिए आपको वही प्रोसीजर दिखाया जा रहा है जिसके अंदर जब रूम टेम्परेचर पे आप मैग्नीशियम सल्फेट डालते हैं और प्रेसिपिटेट बन जाते हैं तो वो किस तरह से नज़र आ रहे हैं। पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन आपका बिल्कुल क्लियर था, पूरा का पूरा मिक्सचर जो है वो वाटर में सॉल्युबल हो गया था, उसके अंदर आपने मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड किया तो आपका जो टेस्ट ट्यूब है वो टर्बिट हो गई। टर्बिट इन द सेंस कि जो बॉटम पे प्रेसिपिटेट हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और ऊपर जो क्लियर सॉल्यूशन नहीं है बल्कि जो सॉल्यूशन है वो टर्बिट हो गया हल्का सा। जब आप इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जो प्रेसिपिटेट है वो सारे के सारे बॉटम पे आ जाएंगे और ऊपर का जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस क्लियर सॉल्यूशन को आप फिल्ट्रेट कह रहे हैं और इन प्रेसिपिटेट को आप रेजिड्यू कह रहे हैं। इन रेजिड्यू में जब आप HCl डालते हैं तो एफर्वेसेंस आते हैं, सॉल्युबल कार्बोनेट कंफर्म हो जाता है। फिल्ट्रेट पे जब आप HCl डालते हैं डाइल्यूट और एफर्वेसेंस आते हैं तो बाइकार्बोनेट कंफर्म हो जाता है। अच्छा, इसके बरक्स अगर हम बात करें उस मिक्सचर की जो वाटर इनसॉल्युबल है तो उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन किस तरीके से बनेगा। आपने वाटर लिया टेस्ट ट्यूब में, उसके अंदर आपने मिक्सचर ऐड किया और उसको अच्छे तरीके से आपने शेक किया। शेक इतना करना है कि जिस हद तक मिक्सचर सॉल्युबल हो सकता है वो सॉल्युबल हो जाए और कुछ अनडिजॉल्व पार्ट उसका जो इनसॉल्युबल पोर्शन होगा वो नीचे रह जाएगा टेस्ट ट्यूब में। फिर आप उसको सेंट्रीफ्यूज करवाएंगे। सेंट्रीफ्यूज करवाने के बाद जो अनडिजॉल्व पार्ट है वो अब रेजिड्यू कहला रहा है, सॉलिड पार्ट वो रेजिड्यू कहला रहा है और जो सॉल्युबल हो गया है लिक्विड पार्ट वो फिल्ट्रेट कहला रहा है। तो फिल्ट्रेट को दूसरी टेस्ट ट्यूब में निकाल लें और रेजिड्यू उसी टेस्ट ट्यूब में होगा। इस रेजिड्यू के अंदर जब आप डाइल्यूट HCl डालते हैं और ब्रिस्क एफर्वेसेंस आते हैं वो इनसॉल्युबल कार्बोनेट को कंफर्म कर देते हैं। ठीक है, और फिल्ट्रेट में आप डालेंगे मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट डालने के बाद वही प्रोसीजर है कि अगर फ़ौरन ही रूम टेम्परेचर पे प्रेसिपिटेट आ जाते हैं तो आप उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे और सेंट्रीफ्यूज करके रेजिड्यू में HCl डालेंगे तो सॉल्युबल कार्बोनेट यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा अगर ब्रिस्क एफर्वेसेंस इवॉल्व होते हैं तो। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पास रूम टेम्परेचर पे वाइट प्रेसिपिटेट नहीं आए, हल्का सा हीट करें, हीट करने पे वाइट प्रेसिपिटेट आते हैं तो फिर उनको सेंट्रीफ्यूज करें। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद रेजिड्यू के अंदर आप HCl डालेंगे। ठीक है, और HCl डालने के बाद अगर ब्रिस्क एफर्वेसेंस आते हैं तो बाइकार्बोनेट यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। इन दोनों के रेजिड्यू में HCl डल रहा है, इनका फिल्ट्रेट आप डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपके मिक्सचर में या तो सिर्फ कार्बोनेट हो या सिर्फ बाइकार्बोनेट हो, लेकिन दोनों की प्रेजेंस आ रही हो, दोनों के जो टेस्ट हैं
वो पॉजिटिव आ रहे हों। वो इस तरह से हो सकता है कि आपके जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हैं वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है जब आप वाटर सोल्यूशन बनाते हैं, या बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है जब आप वाटर सोल्यूशन बनाते हैं। तो दोनों के टेस्ट पॉजिटिव आ रहे होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एट अ टाइम दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हों आपके मिक्सचर में। तो अगर हमने आपको सिर्फ एक रेडिकल दिया है और आपके दोनों टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल है, आपका वो चीज़ मान ली जाती है, आपको रेडिकल मान लिया जाता है। लेकिन आप उसको कार्बोनेट स्लैश बाइकार्बोनेट करके रिपोर्ट करते हैं, ये एक ही रेडिकल काउंट होता है, क्योंकि हम आपको मिक्सचर में एट अ टाइम या तो सिर्फ कार्बोनेट देंगे या सिर्फ बाइकार्बोनेट देंगे। तो अगर आपके दोनों टेस्ट पॉजिटिव आ रहे होते हैं, कार्बोनेट के भी और बाइकार्बोनेट के भी, तो आप उसको स्टेट इस तरह से करते हैं कि कार्बोनेट स्लैश बाइकार्बोनेट, ठीक है, और वो आपका फाइनल लैब में एक ही रेडिकल काउंट किया जाएगा। अच्छा, एसीटेट, मैंने आपको बताया कि एसीटेट का कंफर्मेशन टेस्ट आप हर मिक्सचर के लिए करेंगे। अगर आपको ग्रुप टेस्ट में ऑर्डर ऑफ विनेगर नहीं भी आती तब भी आप हर मिक्सचर के लिए एसीटेट का कंफर्मेशन टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये जो कंफर्मेशन टेस्ट है ये पाम टेस्ट कहलाता है, लेकिन आप उसको पाम पे नहीं करते, आप उसको इन्वर्टेड बीकर पे उसकी बेस पे करते हैं, ठीक। किस तरीके से किया जाता है? इस टेस्ट के लिए आप एक बीकर लेंगे, उसको इन्वर्ट करेंगे, उसकी जो बेस है उसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। साफ किसी कपड़े से साफ़ करने के बाद उस पर थोड़ा सा मिक्सचर, 1 से 2 स्पैचुला मिक्सचर ऐड करेंगे। सॉलिड ऑक्सैलिक एसिड के 1 या 2 स्पैचुला ऐड करेंगे, ठीक है, और फ्यू ड्रॉप्स डिस्टिल्ड वाटर के डालेंगे। 2 या 3 ड्रॉप डिस्टिल्ड वाटर के डालने के बाद उसको आप मिक्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, ठीक है। इनको इस तरह से मिक्स करना है कि ये पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। जब ये पेस्ट की फॉर्म में आ जाएगा तो आपको शार्प विनेगर की स्मेल आनी चाहिए, अगर एसीटेट रेडिकल मौजूद है तो, ठीक है। जो विनेगर की स्मेल आपको ग्रुप टेस्ट में आई थी उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा शार्प स्मेल आएगी विनेगर की, तो यहाँ पे इस पाम टेस्ट के ज़रिए एसीटेट रेडिकल कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर डालते हुए एहतियात करें कि अगर आप डिस्टिल्ड वाटर बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आपको स्मेल इतनी अच्छी नहीं आएगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टिल्ड वाटर नहीं डालना। एक तो मिक्सचर और ऑक्सैलिक एसिड का प्रोपोर्शन बराबर होना चाहिए। दूसरी बात कि इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर इतना डालें कि सिर्फ पेस्ट फॉर्म हो जाए, ठीक है। ये मैंडेटरी कंफर्मेशन टेस्ट है जो आपको हर मिक्सचर में परफॉर्म लाजमी करना है। ओके, जो लास्ट आपका रेडिकल इस ग्रुप का है जिसका आप कंफर्मेशन टेस्ट कर सकते हैं वो है थायोसल्फेट। और थायोसल्फेट का कंफर्मेशन टेस्ट आप उस वक्त करेंगे जब आपका फर्स्ट ग्रुप में येलो डेपोजिशन आती है और आपकी जो टेस्ट ट्यूब है वो थोड़ी सी टर्बिड हो जाती है, ठीक है। थायोसल्फेट का जब आप कंफर्मेशन टेस्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहली बात ये कि या तो आपके पास ओरिजिनल सॉल्यूशन हो, जिसको आप कहते हैं कि मिक्सचर प्लस वाटर और क्लियर सॉल्यूशन, ठीक है। आपने मिक्सचर लिया, वाटर डाला और उसको इतना शेक किया कि बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन हो गया, उसके अंदर कोई अनडिजॉल्व पार्ट नहीं है, वो ओरिजिनल सॉल्यूशन कहलाता है। अगर तो आपका मिक्सचर वाटर सॉल्युबल है तो आप वो एक्वस सॉल्यूशन एज ओरिजिनल सॉल्यूशन लेके कंफर्मेशन टेस्ट करेंगे थायोसल्फेट का। लेकिन अगर आपका मिक्सचर वाटर इनसॉल्युबल है तो उस वक्त आपको थायोसल्फेट के कंफर्मेशन टेस्ट के लिए सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि अगर आपके पास एसिडिक रेडिकल आपके जो मिक्सचर में एसिडिक रेडिकल हैं वो सॉल्युबल नहीं है तो वो कंफर्मेशन टेस्ट नहीं दे सकते। तो उनको सॉल्युबल करना सबसे पहले ज़रूरी है, और सॉल्युबल करने के लिए आप उनको सोडियम आयन प्रोवाइड करते हैं। वो सोडियम आयन के साथ रिएक्ट करके सॉल्युबल हो जाते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि जितने भी सोडियम के सॉल्ट्स हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। इस वजह से आप सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाते वक्त अपने उन रेडिकल्स को जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है सोडियम आयन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट किस तरीके से बनाया जाएगा? अगर तो आपका मिक्सचर वाटर इनसॉल्युबल है तो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाने का जो तरीका है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप मिक्सचर लेंगे 1 स्पैचुला बीकर के अंदर, ठीक है। ये जो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट है बीकर में बनेगा, तो जो मिक्सचर लेंगे आप 1 स्पैचुला लेंगे बीकर के अंदर, और जितना आपने मिक्सचर लिया है उतना ही सोडियम कार्बोनेट सॉलिड, जो सॉलिड सोडियम कार्बोनेट आपको मिलता है वो लेंगे 1 स्पैचुला, सही है। दोनों की जो अमाउंट है वो इक्वल आपने ले ली।
इसके अंदर अंदाजे से 20 ml डिस्टिल वाटर ऐड कर दिया और डिस्टिल वाटर ऐड करने के बाद इसको बॉईल करना है फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट्स की बॉइलिंग का मतलब बॉइलिंग जब हो रही होगी वो 10 मिनट्स तक एटलीस्ट बॉईल होना चाहिए। और जब वो बॉईल हो जाएगा फिर आप उसको बर्नर से हटा देंगे, उसको रूम टेम्परेचर पे लेकर आएंगे और रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद जो क्लियर पोर्शन ऊपर होगा जो फिल्ट्रेट कहलाता है, वो फिल्ट्रेट आप यूज़ करेंगे एज सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो थायोसल्फेट की सीटी में या तो आप ओरिजिनल सोल्यूशन ले लें या फिर सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट लेंगे, उसके अंदर बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन ऐड करते हैं। ठीक है, बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन जब आप इसमें ऐड करेंगे अगर तो इसके अंदर थायोसल्फेट होगा तो वो वाइट प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाइट प्रेसिपिटेट आपको ये बता देगा कि थायोसल्फेट मौजूद हो सकता है। इन वाइट प्रेसिपिटेट जो कि आपके टेस्ट ट्यूब में आएंगे उनको आप सेंट्रीफ्यूज करवाएंगे। सेंट्रीफ्यूज करवाने के बाद जो रेजिड्यूज़ हैं वो अलग कर लें और उनका जो फिल्ट्रेट है उस फिल्ट्रेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट और पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड किया जाता है, सिर्फ 1 to 2 ड्रॉप्स। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन आपको प्रिपेयर्ड मिलेगा, उसके सिर्फ 1 to 2 ड्रॉप्स ऐड करने हैं। थायोसल्फेट क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है और पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इनके दरमियान रिडॉक्स रिएक्शन होगा और पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो क्रोमियम है वो क्रोमियम+6 से क्रोमियम+3 में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो क्रोमियम+3 का जो कलर है वो आपको पता है कि लाइट ग्रीन सा कलर होगा। इस वजह से जैसे ये टेस्ट ट्यूब में आपको लाइट ग्रीन कलर दिखाया जा रहा है, एंड पे आपके पास ये कलर आना चाहिए, तो थायोसल्फेट जो रेडिकल है वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये एहतियात कीजिए कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा ऐड ना करें, क्योंकि ये इट्सेल्फ ऑरेंज कलर का होता है, तो अगर ये आप बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो इसका जो ऑरेंज कलर है वो इस लाइट ग्रीन कलर के ऊपर डोमिनेट हो जाएगा और इस ग्रीन कलर को ख़त्म कर देगा, मतलब जो ऑरेंज कलर है वो ज़्यादा विजिबल नज़र आएगा। इसलिए आप जब पोटेशियम डाइक्रोमेट डालेंगे तो उसका सोल्यूशन कम डालें ताकि जो लाइट ग्रीन कलर है वो आपको विजिबल हो जाए। यहाँ पे आपके पास थायोसल्फेट कंफर्म हो जाएगा। ओके, तो ये हमने सारे फर्स्ट ग्रुप के रेडिकल्स के कंफर्मेशन टेस्ट भी डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन में आप ग्रुप 2 की तरफ जाएंगे और उसके जो रेडिकल्स हैं उनके जो ग्रुप टेस्ट हैं और कंफर्मेशन टेस्ट हैं वो डिस्कस करेंगे। एक चीज़ ये कि जब आप सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं तो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एसिडिक रेडिकल के लिए बनाते हैं, वो एक ही दफ़ा बनाया जाता है, यानी आपने जब ग्रुप 1 के लिए जो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाया है वही आप ग्रुप 2 में भी इस्तेमाल करेंगे, तो उसको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो आप उसको एक ही दफ़ा बना के और उसी के अंदर फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के एसिडिक रेडिकल को डिटरमाइन करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ग्रुप में जो भी आपके पास ग्रुप की ऑब्जर्वेशन आ गई उनका आप कंफर्मेशन टेस्ट करके और फिर वो रेडिकल्स हमें रिपोर्ट कर देते हैं, और उसके बाद फिर आप ग्रुप 2 की तरफ मूव करते हैं, उनमें जो आपके पास ऑब्जर्वेशन आती हैं फिर उसके आप कंफर्मेशन टेस्ट कर लेते हैं।